लॉन्ग ड्राइव और देवर जी। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम कविता है। मेरी शादी को अभी महज 4 महीने ही हुए हैं। हर लड़की की तरह मैंने भी शादी के बाद के जीवन को लेकर बहुत से हसीन ख्वाब देखे थे, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। मेरे पति रवि एक सीधे साधे और बेहद कामकाजी इंसान है। सुबह ऑफिस जाना और रात को थककर घर आना, बस यही उनकी जिंदगी है। उन्हें शायद यह अंदाजा ही नहीं है कि शादी के बाद एक बीवी को क्या चाहिए होता है। 2 वक्त की रोटी और छत के सिवा भी जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो एक युवा लड़की अपने हमसफर से चाहती है। थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा रोमांस और वो एहसास जो दिल और शरीर दोनों को छू सके। हमारा परिवार वैसे गांव में रहता है। रवि के माता पिता यानी मेरे सास ससुर गांव की जमीन जायदाद संभालते हैं। रवि शहर में नौकरी करते हैं, इसलिए हम यहाँ रहते हैं। शादी के 2 महीने बाद ही रवि के छोटे भाई यानी मेरे देवर अमन को शहर के एक बड़े कॉलेज में मास्टर्स की पढ़ाई के लिए आना पड़ा। रवि ने ही अमन को गांव से यहाँ बुला लिया ताकि वह हमारे साथ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। रवि सुबह 9 बजे ऑफिस निकल जाते और रात को देर से लौटते, जिसके कारण घर में सिर्फ मैं और अमन ही अकेले रह जाते थे। देवर जी के साथ नज़दीकियों की शुरुआत। अमन मेरे पति रवि से बिल्कुल अलग है, हंसमुख, बेबाक और हर बात को गहराई से समझने वाला। जब रवि ऑफिस चले जाते तो घर का सन्नाटा हमें एक दूसरे के करीब ले आता था। एक दोपहर, जब बाहर हल्की बारिश हो रही थी, मैं किचन में काम कर रही थी। अचानक मेरी उंगली पर चाकू से एक छोटा सा कट लग गया। मेरी आह सुनकर अमन तुरंत भागता हुआ आया। उसने बिना सोचे मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और उंगली को अपने होठों से लगा लिया। उस वक्त जब उसकी गर्म सांसें और जुबान मेरी त्वचा से टकराईं, तो मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। अमन ने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, भाभी, भैया आपका ख्याल ठीक से नहीं रखते ना? उस एक सवाल और अमन के छूने के अंदाज ने हमारे बीच की मर्यादा की दीवार को हिला दिया। पहली बोल्ड नज़दीकी, बंद कमरे का सन्नाटा। एक दिन रवि एक ऑफिशियल टूर पर 2 दिनों के लिए शहर से बाहर गए थे। रात के करीब 11 बजे अचानक जोरदार बिजली कड़की और पूरे घर की लाइट चली गई। मैं अपने कमरे में डर गई और जैसे ही टॉर्च ढूंढने के लिए उठी, दरवाजे पर अमन खड़ा था। उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी, जिसकी मध्यम रोशनी में उसका गठीला बदन और गहरी आंखें चमक रही थी। भाभी, आप डर रही थी इसलिए मैं आ गया, अमन ने धीमी आवाज में कहा। वह मेरे करीब आया और मोमबत्ती को साइड टेबल पर रख दिया। कमरे में गर्मी और कशिश इतनी बढ़ चुकी थी कि हम दोनों की सांसें तेज हो गई। अमन ने बिना किसी झिझक के अपना हाथ मेरी कमर पर रख दिया। उसकी गर्म हथेलियों का स्पर्श मेरी पतली साड़ी के पार सीधे मेरी त्वचा को जला रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसकी छाती पर अपना हाथ रख दिया। अमन ने धीरे से मेरी साड़ी का पल्लू मेरे कंधे से नीचे गिरा दिया। मोमबत्ती की पीली रोशनी में मेरा बदन देखकर उसकी आंखों में दीवानगी उतर आई। उसने मुझे पीछे बेड की तरफ धकेला और मेरे ऊपर झुक गया। उसके होंठ मेरी गर्दन और कंधों पर रेंगने लगे, जिससे मेरे मुंह से सिसकियां निकलने लगी। उस रात रवि की अनुपस्थिति में मैंने और अमन ने लोकलाज की सारी सीमाएं तोड़ दी और शरीर की उस अधूरी भूख को पूरी शिद्दत से शांत किया। वो तूफानी सफर और गाड़ी के झटके। इस घटना के बाद हमारे बीच की हिचकिचाहट पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद दोपहर का मौसम बेहद हसीन था। अमन ने मुझसे कहा, भाभी, घर में बैठे बैठे बोर हो गई हो, चलो आपको अपनी नई लंबी सी गाड़ी पर शहर घुमा लाता हूँ। मैंने भी मना नहीं किया।
हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। जैसे ही गाड़ी सुनसान और खूबसूरत जंगली रास्तों पर पहुंची, अमन ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। गाड़ी के हर मोड़ और स्पीड ब्रेकर पर लगने वाले झटकों के साथ मेरा शरीर अमन से पूरी तरह टकरा जाता था। अमन ने अचानक गाड़ी एक घने पेड़ों के बीच रोक दी। उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और सीधे मेरी सीट पर आ गया। गाड़ी के शीशे काले थे, इसलिए बाहर से कुछ दिखना नामुमकिन था। अमन ने बिना समय गंवाए मेरी कुर्ती के बटन खोलने शुरू कर दिए। एसी की ठंडक के बीच उसका गर्म शरीर जब मुझसे जुड़ा, तो गाड़ी के अंदर एक और तूफान आ गया। गाड़ी के उस छोटे से केबिन में सीट को पीछे झुकाकर हमने एक बार फिर बेहद बोल्ड और बेबाक लम्हे बिताए। जब हम वापस घर लौटे, तो मेरे चेहरे पर एक अलग ही तृप्ति और चमक थी। मैंने अमन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देवर जी, बस अब बहुत हुआ। आज तो सच में मौज ही करा दी आपने। अपनी इस लंबी सी गाड़ी पर बैठाकर जो जबरदस्त झटके दिए हैं आपने, सच कहूं तो मेरा मन, दिल और शरीर सब कुछ पूरी तरह खुश हो गया। बाकी की कशिश कल के लिए छोड़ दो, अब और बर्दाश्त नहीं होता। ड्रामेटिक अंत, द ड्रामेटिक एंडिंग। अमन ने शरारत भरी नजरों से मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कपड़े ठीक करने कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं अपनी साड़ी को संभालते हुए जैसे ही लिविंग रूम में आई, मेरे पैर वहीं जम गए। सामने सोफे पर मेरे पति रवि बैठे हुए थे। शाम के अभी महज 5 ही बज रहे थे और रवि का इस वक्त घर पर होना नामुमकिन था। उनके चेहरे पर गुस्सा, निराशा और टूटन के मिलेजुले भाव थे। उनके हाथ में अमन का एक पुराना टैबलेट था, जो घर पर ही वाईफाई से कनेक्टेड था और उसमें हमारे फोन के क्लाउड स्टोरेज से सिंक हुई तस्वीरें और कुछ वीडियो क्लिप्स खुली हुई थी, जो अमन ने छुपाकर रिकॉर्ड की थी। कमरे में एक भयानक और दम घोटने वाला सन्नाटा छा गया। रवि अपनी जगह से उठे। उनकी आंखों में खून उतर आया था, लेकिन वह चिल्लाए नहीं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कांपते हुए होठों से कहा, कविता, मैंने तुम्हें शहर की इस चकाचौंध में सब कुछ देने की कोशिश की। गांव में बूढ़े माँ बाप को छोड़कर यहाँ दिन रात कमाता रहा ताकि तुम खुश रहो। और अमन, तुझे यहाँ मास्टर्स की पढ़ाई करने भेजा था, यह सब करने के लिए नहीं। तभी अमन भी कमरे में आ गया। रवि ने बिना कोई तमाशा किए दीवार पर टंगे हमारे परिवार की तस्वीर को देखा, जिसमें गांव के माता पिता भी हंस रहे थे। रवि ने अपना बैग उठाया और अमन की तरफ देखा। मैं माँ बाप को गांव में क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे ही सगे भाई ने। खैर, आज से मेरा तुम दोनों से कोई रिश्ता नहीं है। मैं वापस गांव जा रहा हूं, हमेशा के लिए। रवि दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। पीछे छोड़ गए एक ऐसा सन्नाटा जिसे अब कोई सुख नहीं भर सकता था। जो सुख मैंने अपनी इच्छाओं के लिए चुना था, उसने पल भर में मेरे हंसते खेलते परिवार और वैवाहिक जीवन को हमेशा के लिए तबाह कर दिया था।